नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बायोस्फीयर। कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं सीरीज जनरल साइंस, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं HPRC के CBT एग्ज़ाम्स यानी JBT, पटवारी, पंचायत सभी और बाकी सारे एग्ज़ाम्स जो HPRC कंडक्ट करेगा, और जनरल साइंस जहां पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस है। तो हम वो सारे के सारे टॉपिक्स को टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। हमने अभी तक लगभग कंप्लीशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हमने 36 टॉपिक्स जो हैं वो कर लिए हैं। आज 36 टॉपिक का ही है नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को जो है वो चेक कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखी है ये प्लेलिस्ट, अभी तक आप नए हैं इस चैनल पे, तो आप ज़रूर इस आई बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस MCQ की फॉर्म में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, उसकी PDF आप सभी के लिए अवेलेबल है। आपको जस्ट 82 195 38 280 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और लिखना है PDF ऑफ जनरल साइंस प्लीज़। ठीक है, तो आपको ये PDF जो है एक 30 रुपीज़ का नॉमिनल चार्जेस हैं वो पे करके आपको मिल जाएगी। तो आप जस्ट इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और आज हम ये जो टॉपिक कर रहे हैं इसका कुछ हिस्सा जो है वो हमने पिछले कल ही डिस्कस कर लिया। तो सेकंड पार्ट आप इसको कंसीडर करेंगे कि आज हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम इस बारे में बात कर रहे हैं। 9th क्लास के टॉपिक्स जो हैं वो ये चल रहे हैं, टिश्यूज और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो कमेंट बॉक्स जो है वो आपके लिए खुला है, आप कमेंट करते रहें। आपके अच्छे कमेंट्स, आपके क्रिटिक्स जो भी आप करना चाहते हैं, आप ज़रूर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सो ये कुछ एक क्वेश्चंस थे जो हमने पिछले कल डिस्कस किए थे। यहाँ प्लांट टिश्यू तक हमने डिस्कस किया था, और आज का ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बता पाओगे। विच प्लांट टिश्यू हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड? पौधों में भोजन के परिवहन का कार्य कौन सा ऊतक करता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या पेरेन्काइमा? इसके अलावा आप फूड का तो बताएंगे ही, लेकिन एक और क्वेश्चन जो आप मुझे बताएंगे वो है कि यहाँ पर वाटर की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन करता है। ठीक है, एक फूड का बताना है और एक वाटर का बताना है। दोनों ही आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके। नेक्स्ट जो आज हम कर रहे हैं वो एनिमल टिश्यू को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इसके साथ ही कुछ और क्वेश्चंस भी जो हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। विच एनिमल टिश्यू कनेक्ट्स मसल्स टू बोन? कौन सा जंतु ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? तो एक फॉर्मूला जो है वो आपने यहाँ पर याद रखना है, और ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ आपके JBT के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब छोटी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या आने वाले टाइम में MSc के एंट्रांस दे रहे हो, नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो किसी न किसी फॉर्म में ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पूछे ही जाते हैं। तो आपने यहाँ पर याद रखना है, एक है MTB और एक है BLB। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? कनेक्ट्स मसल टू बोन। ठीक है, तो MTB ये है मसल और बोन, तो यहाँ पे बीच में क्या है? ये है टेंडन है। ठीक है, और जो लिगामेंट्स होते हैं वो किसको कनेक्ट करते हैं? वो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है, MTB और BLB। मसल को, हमारे शरीर की जो पेशियां हैं उनको हड्डियों से जोड़ना है, तो उसके लिए जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो संयोजी ऊतक लगता है, उसको हम टेंडन कहते हैं। और ये जो लिगामेंट है ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। आपने सुना होगा ना, जैसे एथलीट्स होते हैं या आपके क्रिकेटर्स होते हैं, तो हम बोलते हैं कि लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया है। तो वो लिगामेंट क्या है? ये बोन को बोन से जोड़ने वाला एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? ठीक है, टिश्यू अलग अलग प्रकार के हैं। कल हमने प्लांट टिश्यू की बात की थी, आज हम एनिमल टिश्यू की बात करेंगे, और उसमें सबसे पहले हम कनेक्टिव टिश्यू की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दिए गए हैं आपके पास, ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू के ही टाइप्स हैं यहाँ पर दिए हुए। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू, इनको आप हिंदी में संयोजी ऊतक भी कहते हैं। संयोजी
उत्तक कहते हैं। उत्तक क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हमारी बॉडी में एग्रीगेट होकर एज ए यूनिट काम करते हैं। ठीक है, संयोजी उत्तक, संयोजी का मतलब क्या है? संयोजन करना है इन्होंने, किन्हीं दो हमारी बॉडी के किन्हीं दो पार्ट्स को जोड़ने का काम ये कर सकते हैं, सहारा देने का काम कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बांध के रख सकते हैं। ठीक है, तो कनेक्शन जो क्रिएट करेगा वो क्या है? संयोजी उत्तक है। ठीक है, और ये जो उत्तक होते हैं यहाँ पर इनकी जो कोशिकाएं होती है उनके बीच में इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अंतर कोशिकीय पदार्थ आप इसको कहेंगे, यानी दो कोशिकाओं के बीच में जो जगह है वहां पर कुछ पदार्थ जो है वो उपस्थित यहाँ पर होता है। तो ये जो संयोजी उत्तक होते हैं अलग अलग प्रकार के हैं जो किताब में दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है उनको अगर हम देखें तो सबसे पहला है आपके पास एरियोलर। ठीक है, दूसरा है वसा उत्तक जिसको आप एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं, वसा उत्तक। एक है एरियोलर, दूसरा है वसा उत्तक, तीसरा है अस्थि यानी बोन, चौथा है उपास्थि यानी कार्टिलेज, और इसके साथ ही पांचवा जो दिया गया है वो है ब्लड। ठीक है, लिगामेंट और टेंडन्स जो हैं ये भी इसी का एक पार्ट है, यानी कि ये जो उत्तक हैं इन्हीं का ही, संयोजी उत्तक का ही एक पार्ट होता है। तो यहाँ पर एरियोलर टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये जो एरियोलर टिश्यू है ये क्या करेगा? खाली जगह जहां पर भी है आपकी बॉडी में उसको भरने का काम करता है। जैसे दो ऑर्गन हैं उनके बीच में जो खाली जगह है वहां पर उस खाली जगह को भरने का ये काम करता है। एडिपोज टिश्यू, वसा उत्तक जो है जहां पर भी आपकी बॉडी में फैटी सेल्स जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, जैसे आपकी आंखें हैं, आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा संभाल कर रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपकी आंखों का जो गोला है उसके पीछे क्या है? वसा यानी चर्बी जो है वो उपस्थित है। तो जो मीट खाते हैं वो जानते हैं कि चर्बी वाली जो मीट होता है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वैसे ही हमारी बॉडी में जैसे जो थोड़ा मोटा हो गया, जिसका पेट पड़ गया है, यानी पेट के पास क्या है वो वसा उत्तक जो है वो वहां पर ज्यादा उपस्थित हैं। तो जहां पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी चर्बी जो है वो बनती है तो वो क्या है? वसा उत्तक की वजह से है। बहुत सारे हमारा जैसे दिल है, ठीक है, हमारे फेफड़े हैं, इनको संभालने का कार्य जो है ये वसा उत्तक करता है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो ऊर्जा है उसका वसा के रूप में संचयन भी ये एडिपोज टिश्यू में ही होता है। अस्थि क्या है? अस्थि यानी आपकी जो बोन है, ये बोन आपके शरीर का जैसे एक बिल्डिंग है उसके लेंटर में सरिये जो है वो काम करते हैं, उसी तरह से ये अस्थियां जो है ये हमारे शरीर में काम कर रही हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर जो है, एक पोस्चर मेंटेन करने का काम जो है ये अस्थियां करती हैं। और उपस्थित कार्टिलेज क्या है? ये भी शेप, प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने का काम करती हैं। जैसे आपकी नाक की शेप या जो कान की शेप है, तो ये जो हिल रही है और हड्डी की तरह आपको कुछ लग रहा है, नाक के ऊपर लग रहा है, ये उपस्थित है, कार्टिलेज है। ठीक है, अस्थि सख्त होती है और कार्टिलेज थोड़ी क्या है, ये मुड़ सकती है। उसके बाद हमारे पास है ब्लड। तो ब्लड क्या है? ये एक तरल उत्तक होता है, फ्लूइड टिश्यू होता है, और ये भी क्या है? एक संयोजी उत्तक है। ब्लड यानी हमारा रक्त, खून। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछे कि तरल उत्तक कौन सा है तो वो भी आप ये बता सकते हो। ये एनिमल टिश्यू के कुछ एक टाइप्स जो हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं कि कौन कौन से टाइप्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने ये कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक की बात यहाँ पर हमने कर ली। ठीक है, एरियोलर, एडिपोज, फाइब्रस टिश्यू में हमारे पास आते हैं लिगामेंट एंड जो हम पढ़ रहे थे टेंडन्स। उसके बाद यहाँ पे कार्टिलेज और बोन है, ये सपोर्ट करता है, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड भी आता है और लिम्फ भी आता है। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें तो एपिथेलियल जो टिश्यू है ये बाहरी सतह के ऊपर होता है। हमारी जैसे स्किन है, ठीक है, जो भी हिस्सा बाहर की तरफ आपको लग रहा है, जैसे आपका बक्कल कैविटी है ना, आपका मुंह का हिस्सा है, तो यहाँ पर भी जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है, जो दीवारें हैं, चाहे वो बाहर की तरफ है या भीतर की तरफ है, वो किस चीज की बनी होती है? इस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती हैं। बाहरी सतह, अंदरूनी परत, और जैसे हमने कनेक्टिव टिश्यू के बीच में बोला था कि काफी सारा जो मैट्रिक्स है वो प्रेजेंट होता है। अभी पिछली
स्लाइड में हम ये बात कर रहे थे कि बीच में बहुत सारा स्पेस होता है। इस एपिथेलियल टिश्यू में ये स्पेस जो है ये बहुत 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 कम होता है, किसी तरह का स्पेस जो है इसके बीच में नहीं होता है एपिथेलियल टिश्यू में, ठीक है। तो अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये भी अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम दिया है, स्क्वैमस से स्क्वायर शेप याद रखना, जैसे रास्तों पे जो टाइलें बिछी होती है या आंगन में भी कई बार टाइलें बिछाई होती है, ठीक वैसी ही ये टाइल नुमा जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। और ये कहाँ कहाँ पर बनेगा, ये जैसे हमारे फेफड़े हैं, ठीक है, तो फेफड़ों में जहाँ पर आपका वायु का जो आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जहाँ पर हो रहा है आपके एल्वियोलाई में, वहाँ पर ये स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो हमारी रक्तवाहिकाएं हैं वहाँ पर भी ये स्क्वैमस एपिथेलियम ही उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये क्या है, रक्तवाहिकाओं में, फेफड़ों में उपस्थित होता है। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, इसका क्या मतलब है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है इस तरह से लेयर्स में बिछे होना, ठीक है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर। तो हमारी जो स्किन है, जो हमारी चमड़ी है सबसे बाहर वाली, ये कैसी होती है, स्ट्रेटिफाइड होती है, 3 4 5 6 लेयर्स जो है वो वहां पर हमें देखने को मिलती है। उसके बाद है कॉलुमिनर एपिथेलियम। कॉलुमिनर, कॉलम से आप क्या समझ रहे हो कि कुछ ऐसे लंबे लंबे सेल्स जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, एक दूसरे के साथ बिल्कुल सटे हुए। तो ये जो कॉलुमिनर एपिथेलियम है ये आपकी आंतों में, आपके पेट में जो है वो उपस्थित होते हैं। और जब ये आपकी आंतों में उपस्थित हैं तो इन्हीं के ऊपर कुछ इस तरह से उभार जो है, उंगली नुमा उभार, ठीक है, इस तरह से विल्लाई जिनको कहते हैं, माइक्रो विल्लाई, ये बनी हुई होती हैं कहाँ पर, छोटी आंत में। और इसका काम क्या होता है, आपने जो भी खाना खाया है उसको एब्जॉर्ब करना है, ठीक है, उसको पूरा सोखना है, तो वो काम क्या करती हैं, ये माइक्रोविलाई करती हैं आपके पेट में। उसके बाद है यही सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम, ये सीलिया है, ठीक है, ये माइक्रोविलाई है। जो हम कॉलुमिनर एपिथेलियम की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, माइक्रोविलाई है। और यहाँ पर ये जो सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम है, इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर सीलिया होते हैं, कुछ बाल की तरह स्ट्रक्चर हैं, तो लंबे लंबे सेल, लेकिन क्या इसके ऊपर इस तरह से बाल की तरह स्ट्रक्चर जो है, कुछ बाल, सीलिया इनको कहते हैं, ये यहाँ से निकले हुए होते हैं, जो इनकी बाहरी सतह होती है, ठीक है, ऊपरी सतह होती है, खाली सतह जो होती है यहाँ पर। अब ये जो सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम है ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ कहाँ पर उपस्थित होते हैं, एक तो ये ब्रोंकियोल्स में उपस्थित होते हैं, ब्रोंकियोल्स में यानी हमारी जो श्वास नली है वहां पर होंगे। और दूसरा जो डिंब वाहिनी है, जो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहां पे फेलोपियन ट्यूब या डिंब वाहिनी जिसको हम कहते हैं, तो वहां पर भी ये सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम जो है वो उपस्थित होता है। तो इनका काम क्या है, कुछ म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कुछ चिपचिपा पदार्थ है उसको बाहर निकालना है, या फिर और क्या फंक्शन होगा इसका, जैसे डिंब वाहिनी में क्या है, जो ओवम है उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि खुद वो चल नहीं सकता, तो उसको आगे पुश करना है, किसी चीज को बाहर धकेलना है, तो वो कार्य ये करता है। उसके बाद क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, यानी क्यूब की तरह सॉरी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कैसा, क्यूब की तरह, जैसे ये एक क्यूब होता है तो इसके सेल्स भी ऐसे क्यूब की तरह ही होते हैं। और ये कहाँ, आपके गुर्दे में जो आपके नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं वहां पर आपको देखने को मिलते हैं, नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन आपने याद रखना है, गुर्दा याद रखना है, ठीक है, तो वहां पर आपको ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलेगा। एक है यहाँ पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जहां पर भी आपके हॉर्मोन्स निकलने हैं, एंजाइम्स निकलने हैं, कुछ ना कुछ सिक्रीशन होनी है, ठीक है, तो वहां पर क्या है, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये थे आपके एपिथेलियल टिश्यू। एक हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिए, एक है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू यानी हमारे पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक कौन से उत्तक हुए, जो हमारी मांसपेशियां हैं वो जिस प्रकार के उत्तकों से बनी है, जिस प्रकार की कोशिकाओं से बनी है, तो वो क्या है, पेशीय उत्तक हैं। 3 तरह की हैं, एक है स्ट्राइटेड जिसको आप बोलते हैं रेखीय, स्ट्राइटेड क्या है, ये रेखीय है। नॉन स्ट्राइटेड जो है वो अरेखीय है।
और कार्डियक जो है ये आपके हृदय में उपस्थित होती है। तो जो रेखीय स्ट्राइटेड मसल्स हैं, जो भी मसल्स जिनको आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, तो वो क्या है, रेखीय। जैसे आपकी हाथों की और टांगों की जो पेशियां हैं उनको आप खुद हिला सकते हो, तो वो क्या है, स्ट्राइटेड मसल है। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आप अपनी आंतों को खुद हिला पाओ, तो आप नहीं हिला पाओगे, तो वो कैसी है, अरेखीय, नॉन स्ट्राइटेड मसल है। इनवॉलेंट्री ये मसल्स जो हैं ये होती हैं, आप इनको खुद जो है वो नहीं चला सकते हो, ठीक है। और हृदय की जो मसल्स होती हैं ये कुछ कुछ स्ट्राइटेड मसल्स की तरह होती हैं और कुछ कुछ नॉन स्ट्राइटेड मसल्स की तरह होती है, हमेशा धड़कती रहती हैं, काम करती रहती हैं, ठीक है। स्पेशल मसल है जो थकती नहीं है, जब तक आपका जीवन है तब तक ये निरंतर जो है वो कार्य करती रहेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि रेस्ट नहीं करती हैं, लेकिन एक साइकिल जो है वो बना रहता है कार्डियक मसल में। उसके बाद है हमारे नर्वस या न्यूरल टिश्यू, जिसको आप तंत्रिका उत्तक कहते हो। और ये जो तंत्रिका उत्तक है ये कहाँ पर होगा, आपका जो ब्रेन यानी मस्तिष्क है वहां पर होगा। आपकी जो बैकबोन है, बैकबोन में आपका मेरु रज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहते हैं, उसमें होगा। और इसके साथ जो आपके नसें हैं, ठीक है, नर्व्स जिनको आप कहते हैं, उनमें ये उपस्थित होता है नर्वस टिश्यू। और किस चीज का बना होता है, नर्वस टिश्यू के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, वो है न्यूरॉन। स्पेशल टाइप के ये सेल्स होते हैं न्यूरॉन, जहां पर आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ये न्यूरॉन कुछ ऐसा होता है देखने में, ठीक है। तो ये क्या है, सेल बॉडी है, यहाँ पर ये एक्सॉन होते हैं, यहाँ पर डेंड्राइट्स जो हैं वो उपस्थित होते हैं। काम क्या है, आपकी बॉडी में जो इम्पल्स है, संवेग है, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। आपकी आंखें देख रही है, लेकिन क्या देख रही है वो आपका दिमाग बता रहा है। आपके हाथों में कोई, आपके पैर में कोई कील चुभी वो पैर में, लेकिन आपके दिमाग में उसकी इंटरप्रिटेशन हो रही है कि चुभी तो अब हटाना है उसको या नहीं हटाना है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और नसें जो हैं ये सारे के सारे किससे बने हैं, न्यूरॉन्स से बने हुए हैं। तो ये था एनिमल टिश्यू का एक जहां से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर इज। तो जंतुओं में जब भी हम जंतुओं में यानी पौधों और जो जानवर हैं उनमें, यानी जंतु यानी ऑर्गेनिज्म में, जब हम कोशिका के विभाजन की बात करते हैं, तो उसकी बात अगर हम करें तो दो तरह का विभाजन जो है वो होता है। पहली बात तो ये समझ लो कि कोई भी जंतु जो है वो बना है, वो कैसे बना है, एक कोशिका से ही बना हुआ है, ठीक है। ये एक कोशिका जिसको आप क्या कहते हो, जैसे जाइगोट कह लेते हैं मान लीजिए, उसी जाइगोट में एक कोशिका है, ये 2 कोशिका, 4 कोशिका, 8 कोशिका और फिर बहुत सारी कोशिका में परिवर्तित होती है। और वैसे ही एक जीव का निर्माण जो है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सेल डिवीजन, यानी सेल जो है वो डिवाइड करेंगे, 1 से 2 उसको बनना ही बनना है। तो पिछले कल हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में बोला था कि ऐसे टिश्यूज हैं जहां पर लगातार जो है वो ये डिवीजन जो है वो होता रहता है, ठीक है। तो 2 तरह के डिवीजन यहाँ पर अभी होते हैं, इस चीज को समझना है। एक होती है माइटोसिस और दूसरी होती है मियोसिस। 2 तरह से जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित होती हैं, एक होती है माइटोसिस, एक होती है मियोसिस। माइटोसिस है समसूत्री विभाजन, ठीक है, और मियोसिस है अर्धसूत्री विभाजन। होता क्या है, माइटोसिस में जब 2 कोशिकाएं टूट रही हैं, एक कोशिका 2 डॉटर सेल्स में बन रही हैं, तो ये जो दोनों डॉटर सेल्स बन रही हैं ये कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी होती हैं। बोलने का मतलब क्या है, यहां पर अगर आपके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो यहां पर भी आपके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। मियोसिस में क्या है, मियोसिस में ये एक कोशिका है, ठीक है, इसने 2 में विभाजन करना है, 2 में नहीं, यहाँ पर 4 में विभाजित होती हैं। माइटोसिस में 2 में कोशिकाएं विभाजित होती हैं और मियोसिस में 4 कोशिकाओं में ये विभाजित होती है। और ये चारों कोशिकाएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं, ठीक है।
भिन्नता क्या है, एक तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 23 पेयर हैं, किसके, आपके क्रोमोसोम के 23 पेयर हैं, 23 गुणसूत्र हैं, 23 पेयर, ठीक है, 46 गुणसूत्र हैं। तो यहाँ पर ये जो डॉटर सेल्स होंगी, यहाँ पर इन सभी के पास कितने होंगे, सिर्फ 23 होंगे, 23 पेयर नहीं होंगे, सिर्फ 23 गुणसूत्र होंगे। और ये चारों ही एक दूसरे से कैसी होती हैं, भिन्न होती हैं, क्योंकि यहाँ मियोसिस में क्या है, आपके जो गुणसूत्र हैं वो आधे हो जाते हैं, इसलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, माइटोसिस में ये समसूत्री विभाजन है, क्योंकि जो यहां पर गुणसूत्र है वो कितने रहते हैं, बराबर ही रहते हैं, सम रहते हैं, इक्वल रहते हैं माइटोसिस में। अब समझने वाली बात यह है कि माइटोसिस कब होगा और मियोसिस कब होगा। तो माइटोसिस जो है ये शरीर में कहीं भी हो सकता है, जैसे हमने प्लांट्स में बोला कि वो मेरिस्टेमेटिक जोन में होगा, ठीक है। और एनिमल्स के केस में अगर आप देखें तो जैसे स्टेम सेल्स हैं वहां पर होगा। जैसे हम लाल रक्त कोशिकाओं की बात करते हैं कि 120 दिनों के बाद जो है हमारी लाल रक्त कोशिकाएं जो है वो मर जाती हैं, ठीक है, 120 दिन का उनका जीवन है। तो उसके बाद नई कोशिकाएं तो बननी चाहिए, वो नई कोशिकाएं कैसे बनेंगी, वो स्टेम सेल्स जो हमारे बॉल मैरो में हैं, ठीक है, जो ब्लड सेल्स वहां पर हैं वहां से वो बनती हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होगी, माइटोसिस होगी, सिमिलर एक जैसे सेल्स जो हैं वो वहां पर बनेंगे। वैसे ही प्लांट्स में जो हम मेरिस्टेमेटिक विभज्योतक टिश्यू उत्तक की बात हम पिछले कल कर रहे थे, वहां पर ये गुणसूत्र जो हैं ये बराबर रहते हैं, 23 पेयर्स रहते हैं और एक जैसी कोशिकाएं जो है वो वहां पर बनती हैं, ठीक है। तो ये किस चीज के लिए है, अगर किसी जंतु ने ग्रो करना है, बड़े होना है, ठीक है, उसमें रिपेयर की जरूरत है। रिपेयर मतलब कुछ टूट बज गया है तो उसको दोबारा रिपेयर करना है, तो उसके लिए क्या होगा, ये समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस वहां पर होती है। मियोसिस की अगर हम बात करें तो ये अक्सर कहां पर आपको देखने को मिलती है, प्रजनन में देखने को मिलती है, रिप्रोडक्शन में आपको देखने को मिलती है। जैसे ह्यूमंस के केस में अगर आप देखें तो ये जो मियोसिस है ये फीमेल्स में ओवरीज में होंगी, ठीक है। और इस मियोसिस से फीमेल्स के ओवरीज में क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं, ओवम बनता है, ठीक है। और जो टेस्टिस है वहां पर होती हैं, और टेस्टिस में आपके पास क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। ओवरीज और टेस्टिस में ही ये मियोसिस होगी, यानी जब प्रजनन होगा उस प्रजनन के लिए ये मियोसिस होती है। जरूरत क्या है मियोसिस की, माइटोसिस से ही क्यों नहीं प्रजनन हो जाता है। तो मियोसिस में क्या है, एक मियोसिस की जरूरत क्या है इसकी अगर आप बात करें तो मियोसिस में हम सबसे पहले प्रजनन जब होता है तो हम क्या कहते हैं कि एक जैसे ओवम है और ये एक स्पर्म है, तो इन दोनों का क्या होना है, संलयन होना है, फ्यूजन होना है। हमने कहीं पढ़ा है पीछे, आप इसको 8th क्लास के किसी टॉपिक में देख सकते हैं, ठीक है। जंतुओं में जनन करके कोई टॉपिक है, वहां पर हमने इसको काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर यहाँ पर देखो 23 पेयर यानी 46 क्रोमोसोम होंगे और यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम होंगे, तो यहाँ पर जो संलयन हो रहा है उसके बाद जो युग्मनज बन रहा है, जो जाइगोट बन रहा है, वो कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे वो हो जाएगा टोटल 46 पेयर हो जाएगा, और कितने ज्यादा क्रोमोसोम जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो तो सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में जो गुणसूत्र है उनका नंबर बराबर रखने के लिए यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत हमें पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन में जो ओवम है उसमें 23 गुणसूत्र हैं और जो स्पर्म है उसमें भी 23 गुणसूत्र हैं। तो आगे चलकर जो युग्मनज बनेगा उसमें कितने, 46 गुणसूत्र यानी 23 पेयर ऑफ गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमारे पास बन जाएंगे। और इस तरह से जो पेरेंट्स होंगे उनके गुणसूत्र, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और जो
बच्चा है उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, और इस तरह से संततियों के बीच में जो गुणसूत्रों का नंबर है वो क्या है, बैलेंस्ड रहता है, इसलिए मियोसिस की जरूरत है। इसके अलावा भी हेरिडिटी के लिए ये जरूरी है, अनुवांशिकी के लिए मियोसिस जरूरी है। जो वेरिएशन आती है, ठीक है, वेरिएशन यानी जो भिन्नता है, उसके लिए ये मियोसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि खरीफ क्रॉप आर ग्रोन ड्यूरिंग, खरीफ फसलें उगाई जाती हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो खरीफ फसलें कब उगाई जाती हैं? खरीफ फसलें जो है वो उगाई जाती हैं वर्षा ऋतु में, खड़ी रहती हैं। खड़ी कौन रहती है? जैसे आपकी मक्की की फसल खड़ी रहती है। ठीक है, तो खरीफ जो फसलें हैं वो क्या है, रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। उदाहरण के लिए आपके पास, आप मेज के साथ, मक्का के साथ जो भी उगाते हैं, जो भी फसल उगाते हैं, वो सारी इसमें आ जाती है। जैसे आपके मसलन राइस, चावल होते हैं, उसके बाद आप कॉटन भी इसी समय पे उगाते हो, और बहुत क्षेत्रों में सोयाबीन जो है वो भी इसी दौरान जो है वो उगाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है, ये तो हमने पढ़ी खरीफ क्रॉप, ठीक है, खरीफ फसलें पढ़ी। उसके बाद एक आती है हमारे पास रबी की फसलें। रबी की फसलें कब उगाई जाती है? विंटर सीजन में उगाई जाती हैं, शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। और आजकल जो हार्वेस्टिंग का सीजन चला हुआ है, फसलों की कटाई हो रही है वो किसकी? इस रबी फसल की कटाई ही की जा रही है। ठीक है, तो अक्टूबर से मार्च अप्रैल तक इसका सीजन चलता है। और इसमें उदाहरण क्या क्या आते हैं आपके पास? आपके पास इसका गेहूं यानी आपकी व्हीट के बीच में ही आप क्या लगा देते हो? मस्टर्ड लगा देते हो, मस्टर्ड की सारी वेराइटीज। ठीक है, उसके साथ ही जो सब्जियां, सर्दियों की जो सब्जियां हैं वो सारी की सारी विंटर सीजन में आती हैं। और चने जो हैं वो भी इसमें आते हैं, ग्राम, ठीक है, वो भी इसी में ही आता है। तो आप गेहूं के साथ चने भी उगाते हो, मस्टर्ड भी उगाते हो, तो ये उसी का ही उदाहरण है। एक और फसल है जिसको आप क्या कहते हैं? जायद क्रॉप कहते हैं। ठीक है, जायद फसल कहते हैं। ये कब उगाई जाती है? ये आपके समर्स में उगाई जाती है। समर्स यानी ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। मसलन आपका जैसे वाटरमेलन है, आप आजकल ककड़ी लगा रहे हो, ठीक है, तो वो भी क्या है? गर्मियों की एक फसल है। और बहुत सारी सब्जियां जो है वो भी आजकल ही लग रही हैं, जैसे आपकी फ्रांसबीन आजकल लगाई जा रही है। और क्या लगाया जा रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और कौन सी फसल जो है वो आप लगा रहे हैं? टमाटर आजकल लग रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी, कुछ बताइए आप कि जायद फसलों में आपके पास क्या क्या उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक। विच प्रैक्टिस इंक्रीजेस क्रॉप यील्ड बाय इम्प्रूव्ड वेराइटीज, उन्नत किस्मों से फसल उत्पादन बढ़ाने की विधि क्या है? उन्नत किस्म है, जब भी वैरायटी की बात आएगी, इम्प्रूव्ड वैरायटी की बात आएगी, किस्म की बात आएगी, तो आपने संकरण को याद रखना है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन को याद रखना है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? आपने घरों में देखा, घरों में क्या मतलब आपके दादी नानी को देखा होगा, वो जो भी अच्छी फसल का पौधा होता है या जो अच्छे बीज होते हैं उनको वो अलग करके रख लेती है ना, ताकि अगली बार उसका इस्तेमाल जो है वो किया जाए। तो वो भी एक हाइब्रिडाइजेशन ही है। खैर वो एक सिलेक्शन का प्रोसेस है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या है? दो अलग अलग उन्नत वैरायटियां हैं उन्नत फसल की दो अलग अलग उन्नत किस्में हैं। मान लीजिए एक का आकार अच्छा है, एक फसल है गेहूं की, एक फसल है जिसका आकार अच्छा है, और दूसरी फसल है जो आपकी बीमारियों से बचाती है। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस है, उसमें एक प्रकार की बीमारी जो है वो नहीं लगती है। तो ये दो अलग अलग वैरायटी हैं। एक में आकार मतलब गेहूं का जो दाना है वो बहुत अच्छा लगता है, और दूसरी वैरायटी ऐसी है जिसमें बीमारी नहीं लगती है। तो आप क्या करोगे? इन दोनों फसलों का क्या है? संकरण करोगे, दोनों को आपस में उगाओगे। एक लंबी चौड़ी प्रोसेस है, बहुत लंबी चौड़ी भी नहीं है, लेकिन एक है। लेकिन आपने उसको याद रखना है कि उसमें क्या करते हैं आप? संकरण करते हैं। ठीक है, और उस संकरण से फिर जो पौधे निकलेंगे, उन पौधों को आप क्या है? अगली बार उस पौधे के बीज को बोते हो। ठीक है, तो
वही आपके दादी नानी का नुस्खा है कि जो अच्छे बीजों वाला या अच्छी फसल जो आपको लगती है आप उसी के बीज को नेक्स्ट जनरेशन के लिए रखते हो। आजकल आप क्या करते हो, आप बाजार जाते हो और वहाँ से हाइब्रिड सीड्स जो है वो लेकर आते हो। ये हाइब्रिड सीड कैसे होते हैं, फसल बहुत अच्छी होती है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपकी फसल होती है और उसके अलावा और क्या होता है, वो डिजीज़ जो है वो भी उसमें नहीं लगती है। तो वो हाइब्रिड वेराइटीज़ आप आजकल लगाते हो, हम बोलते हैं ना हाइब्रिड बिया लाया है, ऐसे बोलते हैं। तो वो हाइब्रिड क्या है, ये उन्नत किस्म के फसल उन्नत किस्म है जिससे फसल का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं जैसे क्रॉप रोटेशन है, फसल चक्रण है। क्रॉप रोटेशन से क्या होगा, आपने एक बार इस खेत में मान लीजिए पहले कोई दाल लगाई थी, उसके बाद आपने इस पे गेहूं लगा दी, उसके बाद आपने इस पे मक्की लगा दी। ठीक है, तो ये क्या है, एक ही जमीन पर आप फसलों को निरंतर चेंज करते जा रहे हो, उससे आपकी जो मिट्टी का उपजाऊपन है वो बना रहता है। क्रॉप रोटेशन का ये सबसे ज्यादा फायदा है कि मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो बना रहेगा, मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनकी बैलेंसिंग जो है वो होती रहेगी, किसी एक पोषक तत्व में कमी नहीं आएगी। ठीक है, उसके लिए क्रॉप रोटेशन हम करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो फसल उत्पादन है वो बढ़ जाता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिश्रित खेती क्या है, मिश्रित खेती वही है जैसे आप सर्दियों में क्या करते हो, आप सर्दियों में गेहूं आप लगा रहे थे, उस गेहूं के बीच में आपने सरसों के दाने फेंक दिए, वो क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग है। आप क्या करते हो, अभी आप चावल लगाओगे और उस चावल के साथ तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जैसे मक्की का जो खेत होता है उसी के बीच में आप दालें जो है जैसे राजमा है उसको बीज देते हो। ठीक है, तो वो भी क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग है। आप आलू की फसल लगाते हो, उसके बीच में आप पालक के दाने जो है वो फेंक देते हो, तो वो भी मिक्स्ड क्रॉपिंग है। ठीक है, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिश्रित खेती, ये भी जो है आपकी मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखती है और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको बैलेंस रखती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती क्या है, जैविक खेती से भी आपकी फसलों का उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन जैविक खेती में क्या है, आप रसायनों का उपयोग नहीं करते हैं, आप यूरिया पोटाश इसका उपयोग नहीं करते हैं, आप सिंपल जो आपकी गोबर खाद है या आपकी कंपोस्ट खाद है उसका इस्तेमाल करके अपनी फसल को क्या है, बेहतर बनाते हो। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, रसायनों के जो हानिकारक प्रभाव है उनसे आप बचते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें थी। अगला क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल इज, जंतु कोशिका की बाहरी सीमा होती है। तो जंतु कोशिका में जो बाहरी सीमा होती है वो होती है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, जंतु कोशिका और प्लांट सेल यानी पादप कोशिका, प्लांट और एनिमल सेल, ये है पादप कोशिका, ये है जंतु कोशिका। इसमें सबसे बड़ा फर्क ही ये है कि जो पादप कोशिका है उसमें ये कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जो है, इसके बाहर आपको इस तरह से सेल वॉल जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, सेल वॉल देखने को मिलती है, और जंतु कोशिका में किसी प्रकार की सेल वॉल जो है वो, यहाँ पे कोशिका भित्ति जो है वो नहीं होती है। ठीक है, सेल वॉल नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर, इनके प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का सबसे बड़ा फर्क है ये। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म ये है, इस प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो पानी की तरह जो स्ट्रक्चर है, एक पानी नुमा पदार्थ है। ठीक है, और इसी पानी नुमा पदार्थ में बाकी के जो कोशिकांग हैं वो दबे पड़े हैं, वो क्या है, साइटोप्लाज्म है, दोनों में होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रीय झिल्ली, ये आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस यानी केंद्रक है, इसके बाहर भी एक क्या है, ये झिल्ली आप कहेंगे या दीवार कहेंगे, वो उपस्थित होती है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में जब आप डिफरेंस करोगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में जब आप डिफरेंस करोगे, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये एब्सेंट होती है, और यूकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये कुछ एक चीज
आ सकती है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स, पौधों को यांत्रिक सहारा कौन सा उत्तक देता है। पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छे से इसको किया है। ये है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, मेरिस्टेम में स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा, इसमें क्या होता है, लिग्निन की डिपोजिशन होती है और ये डेड सेल होते हैं, मृत सेल होते हैं ये। ठीक है, लिग्निन इनकी जो अभी हम कोशिका भित्ति की बात कर रहे थे, सेल वॉल की बात कर रहे थे, तो वहां पर लिग्निन बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। लिग्निन इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा कि अंदर जो सेल है वो मर जाएगा और अल्टीमेटली ये जैसा हमारे लिए स्केलेटन है वैसे ही ये पौधों के लिए मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। आपने मुझे बताना है, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि क्लोरेन्काइमा, पिछले कल हमने किया था, ये कौन सा उत्तक है, इनमें से कौन से उत्तक में इसका नाम आएगा, और आपने बताना है कि मेरिस्टेम में कैम्बियम जो है ये कौन सा मेरिस्टेम है। ये कैम्बियम जो है ये कौन सा मेरिस्टेम है, इसके मैं बता देती हूँ, ये एपिकल है, लेटरल है या फिर इंटरकैलरी है। ठीक है, ये हमने पिछले कल डिस्कस किया था, बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम कंडक्ट्स वाटर इन प्लांट्स। हाँ जी, जाइलम जो है जल का ही कंडक्शन करता है प्लांट्स में। जाइलम सेल्स आर डेड एंड लिग्निफाइड, जाइलम के जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं और लिग्निफाइड होती हैं। तो ये दोनों ही बातें सही है। जाइलम जो है, ठीक है, ये एक परमानेंट टिश्यू है, स्थायी उत्तक है, कल हमने कर लिया है इसको। और ये किस किस चीज का बना होता है, ये बना होता है ट्रकीड्स का और वेसल्स का, जाइलम फाइबर्स का और जाइलम पैरेन्काइमा का। ठीक है, तो यहां पर ये जो सेल हैं ये कैसे हैं, पैरेन्काइमा को छोड़कर बाकी ये कैसे हैं, डेड सेल्स हैं, मृत सेल्स हैं, और जब ये मर गए हैं तो ये क्या है, एक इस तरह से पाइप नुमा स्ट्रक्चर जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, जहां से जल का क्या है, जल जो है एक जगह से दूसरी जगह की तरफ को उसका परिवहन यहाँ पर किया जा रहा है। जाइलम पौधों में जल का परिवहन करता है, क्यों, क्योंकि जाइलम कोशिकाएं मृत हैं एवं लिग्निन युक्त होती हैं। दोनों ही चीजें जो है वो क्या है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन आरबीसीज, आरबीसी डू नॉट रिक्वायर एनर्जी। तो आरबीसी क्या है, आरबीसी है लाल रक्त कोशिकाएं। तो लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है क्योंकि आरबीसी को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात बिल्कुल 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 ठीक है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ यहाँ पर न्यूक्लियस भी नहीं होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें नहीं होती है, लेकिन दो चीजें ये याद रखनी है कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता है, हालांकि ये कैसी हैं, जिंदा हैं। तो आरबीसी को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है आरबीसी को, क्योंकि उसने जिंदा रहना है ना, और जिस भी जीव ने जिंदा रहना है उसको जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता है। एक तो लाल रक्त कोशिकाएं थोड़ी इस शेप की होती हैं, ठीक है, बीच में से चपटी होती हैं, डिस्क की तरह होती हैं। ठीक है, बीच में से चपटी होती हैं और ऐसी होती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का काम क्या है, गैसों का आदान प्रदान करना, ऑक्सीजन ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, और इसके बीच में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो ये सारा कैरियर का काम करता है। ठीक है, इस आरबीसी में क्या होता है, बहुत सारा हीमोग्लोबिन होता है। तो अगर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होता है ये बताते हैं पहले। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, यानी यहाँ पर क्या होती है, ऊर्जा बनती है, एटीपी की फॉर्म में यहाँ पर ऊर्जा बनती है। किस चीज के इस्तेमाल से बनती है, ऑक्सीजन के इस्तेमाल से यहाँ पर ऊर्जा बन रही है। ठीक है, यहां पर आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन को ले जाना इसका काम है। आपके शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन की पूर्ति कौन कर रहा है, ये आरबीसी ही कर रहा है। अब अगर ये खुद ही इस ऑक्सीजन को खा जाएगा, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा। अगर खुद ही अपनी ऑक्सीजन को खा जाएगा तो लेकर क्या जाएगा,
ठीक है। तो इसलिए आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होते हैं, ताकि वो एक तो मतलब खुद वो रेस्पिरेशन वहां पे ना हो, श्वसन वहां पर ना हो, यानी ऊर्जा वहां पर ना बने खुद, ठीक है। और दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह यहाँ पर क्या है, हीमोग्लोबिन ले लेता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन जो है वो यहाँ पर आ सके। तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो ये शेप जो है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है यहाँ पर होता है। अब आप पूछोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया तो यहाँ पर है नहीं, तो ऊर्जा जो हम बोल रहे हैं कि इसको तो ऊर्जा की आवश्यकता है, जिंदा रहना है, तो ये ऊर्जा की पूर्ति जो है ये कहाँ से होती है? तो यहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, जहां पर आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ईस्ट में भी यही अवायवीय श्वसन होता है, और आपकी लाल रक्त कोशिकाओं में भी यही अवायवीय श्वसन जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने डिस्कस कर लिया है। मियोसिस प्रोड्यूसेस 4 डॉटर सेल, मियोसिस से 4 संतति कोशिकाएं बनती है, बात बिल्कुल ठीक है। मियोसिस रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, मियोसिस क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र जो है उसकी संख्या को आधा कर देते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और 4 कोशिकाएं यहाँ पर होती हैं, ये दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं, और ये एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर ठीक है, पीछे हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर इस टॉपिक से बचते हैं, इनको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए बायोस्फीयर। थैंक यू वेरी मच।